सूर्य नीच का हो गया, अगला सूर्य नीच का होगा। अरे राशि से ही तो आपको पता लगा कि फारूक अब्दुल्ला की पत्री में सूर्य नीच का है। अगला सीएम है, इस बात को डिनाई कर सकते हो क्या? कितने टर्म रहा वो सीएम? राशि की क्या रेलेवेंस है, आप बता दो मुझे। पूछ रहे हैं सर, मुझे कैसे पता? अरे वही तो बता रहा हूँ, मैं भी तो बता ही रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या इंपॉर्टेंस रहेगी राशियों की, बताओ। किसी को कुछ समझ में आया राशियों की इंपॉर्टेंस क्या है? घुमा देते हैं, नीच का सूर्य, नीच का सूर्य, डरा देते हैं, कुछ नहीं होता। कौन से हाउस में बैठा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हाँ जी। ये सब हम एस्ट्रोलॉजिकली राशि चार्ट में जैसे हम चेक कर सकते तो D9 भी मैटर करता है नहीं? आपको जो बता रहा हूँ आपका पर्पज उतने में ही सॉल्व हो जाएगा, वो वैदिक का हिस्सा है, हमारे में D9 नहीं होता। तो भृगु नाड़ी में हम सिर्फ D1 चार्ट लेते हैं, सिर्फ D1 लेते हैं, और कहीं कहीं पे हमको चलित भी देखना पड़ता है। इसके अलावा हम कोई और वर्ग चार्ट हम कोई भी नहीं लेते। प्लेसमेंट और योग देते हैं बेसिकली D1 से, चलित से। नतीजा इसी से आता है। आपके सामने इतने सारे चार्ट लगा के दिखा दिए, गलत हो तो बता दो। अरे अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए ना। फाइनल रिजल्ट क्या है आपको, वही चाहिए ना, वो इसी से आएगा। तो फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हम D60 तक पढ़ते रहते हैं, D30 पढ़ते रहते हैं, मतलब क्रेजी। ये नाड़ी पद्धति इतनी आसान है, इतनी मस्त है, जिसको मैं बोलता हूँ मक्खन की तरह, बिल्कुल आपको सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सारी जिंदगी वैदिक, मैं ये वैदिक की बुराई नहीं कर रहा, मैंने भी 10 साल वैदिक ही पढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के बाद फाइनली जो आउटकम बढ़िया से बढ़िया, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वो जो आउटकम इस नाड़ी पद्धति में आता है ना, वो किसी और में नहीं आता। मैं केपीएस एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ, वैदिक सिखाता नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने वैदिक ही पढ़ी है। भृगुनंदी नाड़ी पे सिखाता हूँ, और भी लाल किताब भी आती है, लेकिन जो मजा इसमें आया मुझे वो किसी में नहीं आया, क्योंकि कंफर्म रिजल्ट है, ये है तो ये होगा, बात खत्म, कहीं एक बट नहीं। रेमेडीज तो लाल किताब की बहुत काम करती है मैजिकली, और कोई ऐसी रेमेडीज हैं जो काम करती हो? करना मुश्किल होता है बट काम करती है ना। देखो रेमेडीज किसी किताब की नहीं, उन रेमेडीज के पीछे जो साइंस है उसको पकड़ लो, उसको किसी भी विधि में अप्लाई कर दो। लाल किताब से अगर आपने कोई रेमेडी सीखी है और आप रघुनंदी नाड़ी में उसका यूज करोगे, तो वो क्या बोलेंगे, लाल किताब वाले नहीं हमारी रेमेडी है, मत करो, पकड़ेगा। रेमेडी का साइंस समझना पड़ेगा, अगर आपको वो साइंस समझ में आ गया तो रेमेडी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात। सब रेमेडीज अच्छी, लाल किताब तो है ही मास्टरी रेमेडी की। लाल किताब अगर मास्टरी है किसी चीज की, तो वो रेमेडी की। जितने उपाय, जितनी रेमेडी लाल किताब में, दुनिया में किसी और मेथड में है नहीं। वैदिक की विधियां तो बहुत मुश्किल है, वहां पे तो पंडितों को बिठा बिठा के जाप लगवाने पड़ते हैं, महीना महीना, घर खाली हो जाता है। एक बार हमारे गुरुजी किसी के घर का, उन्होंने वो ले लिया संकल्प कि 31 दिन तक हवन होगा, 30 दिन तक। अब 30 दिन तक हवन होगा, और वो हवन सामग्री भी अपने घर में बनवाते थे। लगाओ जी 11 किलो बादाम पीसो, 10 किलो काजू पीसो, ऐसे कर करके वो हवन सामग्री बनाते थे, बिल्कुल पवित्र, हम बाहर से नहीं लाते थे कुछ। 30 दिन तक हवन चलते 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 चलते, जिनके घर में हो रहा था उन्होंने 28वें दिन हाथ खड़े कर दिए कि पैसे खत्म हो गए, कहां से लाए। गुरुजी ने बोला यार हवन तो पूरा होना है, ये तो संकल्प है, ये तो छूट नहीं सकता, इसको तो करना ही करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, और अपनी गाड़ी बेच के पैसे लाए और हवन सामग्री को लेके आए, और पिछवा दी सारी, और हवन सामग्री हो गई सारी। जब हवन खत्म हो गया 30 दिन बाद, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन किसी को पता लग गया, उसने बोला कि तुम्हारे घर के हवन के चक्कर में गुरुजी ने अपनी गाड़ी बेच दी।
ऐसे ऐसे भी लोग हैं, आज भी हैं, उन्होंने किसी को पता नहीं लगने दिया, गाड़ी बेच के बेचारों ने स्कूटर खरीदा, मैं स्कूटर पे चलूंगा कुछ दिन, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा इंतजाम। ऐसे लोग गुरु होते हैं, ये है गुरु सही में। अपनी गाड़ी बेच के किसी के घर का संकल्प लिया था इसलिए हवन पूरा कराना था, और ये नहीं करते कि नहीं अब जो है वो मार्केट से हवन सामग्री लिया हल्की वाली वही लगा दो, कोई बात नहीं। ये वैदिक वाले लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वैदिक में ये है। मैं हैरान हो गया था, मैंने कहा गुरु जी आपकी गाड़ी बेचते हैं, कोई बात नहीं आ जाएगी, फिर आ जाएगी, तुम ही लोग दिलाओगे, कौन दिलाएगा। मैं हाँ ये भी ठीक है। ऐसे ही रहते थे मस्त बिल्कुल। सर वो थोड़ा सा बताओ ना, सुबह बात हुई थी 144 जन्म का, आपने कहा थोड़ा सा रात को बताओ। वाला पार्ट, मोक्ष और वास्तु। जन्म हमारा जो होता है वो अग्नि से होता है, अग्नि के बिना हमारा जन्म नहीं हो सकता। तो पहला तत्व अग्नि तत्व हो गया, ठीक है। मुर्गी अंडे पे बैठती है, सेकती है उसको 21 दिन, तब जाके उसकी सेक से चूजा होता है ना। माँ के घर में भी अंडा जब तक सिकता नहीं अच्छे से तब तक वो भ्रूण बनता नहीं, अग्नि से ही संतान का जन्म होता है, हमारी हो या जानवर की बात है। तो पहला तत्व हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की कौन सी राशियां हैं? 1, 5, 9, ठीक है। तो 1, 5, 9 में आपको 1 नंबर के 12 जन्म, 5 नंबर राशि के 12 जन्म और 9 नंबर राशि के 12 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहला जन्म शुरू होता है वो मेष लगन से होता है, जिसको हम काल पुरुष की कुंडली इसीलिए बोलते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे काल पुरुष कर करके पता नहीं काल पुरुष की कुंडली होती क्या है और 1 नंबर से ही क्यों शुरू होती है। समझ में आया क्यों शुरू होती है? 1 नंबर से जन्म ही यहीं से शुरू होता है। उसके बाद फिर दूसरा लगन आता है 5 नंबर, दूसरा जन्म। फिर तीसरा जन्म आता है 9 नंबर। अगर आपका इस जन्म में 5 नंबर है तो अगले जन्म में 9 नंबर लगन होगा। आपके अगले जन्म की पत्री भी कुछ हद तक समझी जा सकती है। सपना जी आपका अगले जन्म में 9 नंबर होने वाला है। जी जी ठीक है, तो जिसका 11 नंबर। अरे अभी सुन लो, पूरी इक्वेशन बता देता हूँ, अपने आप निकाल लेना, पूरा मैथमेटिक्स समझा देता हूँ। ठीक है, 1, 5, 9, 1, 5, 9, 1, 5, 9, 159, 159, 159, 159 4 बार होगा तो 12 जन्म हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेज क्लियर हो गया। ऐसे करते करते 36 जन्म अग्नि तत्व में जाएंगे। उसके बाद आएगा अगला तत्व पृथ्वी तत्व, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 2, 6, 10, इसका साइकिल चलेगा। इस जन्म में 2 है, अगले जन्म में मेरा लगन 6 नंबर होगा, फिर उसके जन्म अगले जन्म में मेरा लगन 10 नंबर का होगा। ऐसे कर करके 2, 6, 10, 2, 6, 10, 2, 6, 10 करते जाएंगे और हम 36 जन्म ऐसे पूरे करेंगे। 12-12 जन्म, 12-12 जन्म एक राशि का लगन, ऐसे करते करते 3 लगन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा वायु तत्व और वायु के बाद आएगा जल तत्व। ऐसे करके हम 36, 36, 36, 36 के 4 जन्म, टोटल 144 जन्म इस धरती पे बिताते हैं। 144वें जन्म में कुछ और कंडीशंस के साथ, नॉट द ओनली कंडीशन, कुछ और कंडीशंस के साथ, वो अभी नहीं डिस्कस करूंगा, केतु 12वें भाव में आ जाता है। तब जाके 144 जन्म के बाद आपको मुक्ति मिलती है। मुक्तिदाता केतु ही है। जब तक केतु 12वें में नहीं आएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तब जब जल तत्व की राशि हो, आपके 4, 8, 12 नंबर लगन में हो, केतु 12वें हाउस में हो, प्लस 3 कंडीशन हो रहे हैं, वो नहीं बताऊंगा,
नहीं तो अपना अपना सब कैलकुलेट करना। ये 3 कंडीशन के साथ जब पूरा होता है तो आप मनुष्य योनि से निजात पा लेते, आपका आना जाना समाप्त हो जाता है। मेरी पृथ्वी तत्व की राशि है और मेरी पत्नी की जल तत्व की राशि है लगन में, तो वो मेरे से बेटर सोल है। क्यों? मैं तो सेकंड फेज में हूँ, वो 4th फेज में पहुंची है। ठीक है। जल तत्व वालों को अगर बृहस्पति अच्छा मिल जाए तो उनको ज्ञान बहुत नैसर्गिक होता है, नेचुरल होता है, वो किसी से सीखने की जरूरत नहीं महसूस करते, उनको खुद नहीं पता होता, जब वो बोलने लग जाते हैं तो वो क्या क्या बता जाएंगे आपको पता भी नहीं चलता, उनको खुद नहीं पता होता। क्यों? 3 तत्वों का ज्ञान है उनको, चौथे में वो जी रहे, उनसे ज्यादा ज्ञानी कौन हो जाएगा? तो चौथे तत्व वाले परम ज्ञानी होते हैं ना। 4 8 12 वाले हमारे में, खुश हो जाओ। ठीक है। आप अभी कौन सी स्टेज पे हो मनुष्य योनि में? अपनी कैलकुलेशन लगा लो, मोटी मोटी आइडिया लग जाएगा। इस बार आपका जो लगन है, अगली बार आपका, पिछली बार जो आपका लगन था वो 9 नंबर था, जो इस बार 9 नंबर में राशि है वो आपका पिछले जन्म का लगन है। अष्टम भाव मृत्यु का कारण बनाती है, हालात बनाती है। अष्टम भाव से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तुल्य होती है, फर्क है। प्राण 12वें से ही जाते हैं, जाने से पहले हालात क्या होंगे वो अष्टम बता। ठीक है जी। और कुछ सर जैसे सब्जेक्ट नहीं है, क्यों छेड़ देते हो मुझे बिना? सर जैसे स्कॉर्पियो का लगन है मेरा, तो नेक्स्ट मेरा फिर लगन का होगा। नेक्स्ट लगन 12 हो जाएगा ना आपका? हाँ जी, वही मैं पूछ रही हूँ, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट लगन 12 हो जाएगा। अरे इस जन्म की चिंता कर लो, अगले के चक्कर में क्यों? सर आपने एक चीज, अगर जिसका पाइसेस लगन है और उसका केतु 12वें, मतलब और जितने जन्म लेगा 12वें आने तक, वो उसका लास्ट लाइफ होगा, राइट? आपकी ये लास्ट लाइफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत टिपिकल है, वो मैं नहीं बताऊंगा, सीधी बात। वो नहीं बताऊंगा। ज्योतिष में कुछ चीजें बतानी ही मना है, तो कई बार मैं इशारे इशारे में बता जाता हूँ, जो पकड़ लेगा उसे पकड़ लेगा, लेकिन मेरे से पूछोगे तो मैं मना कर दूंगा, नहीं बताऊंगा। सर 12 राशि का, मीन राशि का लगन है और केतु बैठा 10वें घर में। मैं इंडिविजुअल नहीं डिस्कस करूंगा किसी का। सर ये सर सब आपने आपने कहाँ से पढ़ा? आपने एक चीज पूछी थी, अच्छा, एक हाँ जी? चीज बोलो बोलो स्नेह। मैं ये पूछना चाह रही थी सर ने ये सब कहाँ से पढ़ा? उनको बहुत अच्छे कोई गुरु मिले होंगे। जानते हैं सब लोग मैं अपने गुरुजी के बारे में क्या बोलता हूँ, सब जानते हैं। आप लोग पहली बार सुने, मैं गुरुजी की संगत में के साथ, गुरुजी की याद मत दिला, रोना इमोशनल हो जाता है। सॉरी बट मैं पहली बार मिली हूँ ना आपसे, हाँ, तो आपके जैसे लेवल का मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया गुरु। मुझे आप अच्छे गुरु। अरे नहीं, मेरा तो कोई भी लेवल ही नहीं है, मेरे गुरुजी का स्तर बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। जिनके सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला अपने जीवन में, बहुत नजदीक रहा हूँ, वहीं से सीखा सब। वो ऐसे नहीं सिखाते जैसे मैं सिखा रहा हूँ, वो ऐसे नहीं सिखाते। वो एक लाइन बोल के छोड़ देते, करता रहता सर्च अपने आप। उनसे आज पूछो वो 3 महीने बाद बताते थे, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करते थे कभी कभी, और जब पूछो तो एक लाइन बोल के छोड़ देते थे। अजीब ही उनका तरीका है। गुरु लोग ऐसे ही होते हैं, मूड में है तो सब कुछ दे देंगे, मूड में नहीं है तो कुछ भी नहीं देंगे। बस पैसे की वहां कोई कदर नहीं है। मतलब आप सोचो कि एक बार मेरी आंखों के सामने की बात है, एक इंसान आया, बोला जी जयपुर में थे वो, जिस होटल में रुके हुए थे हम लोग, हम लोग 6-7 बच्चे थे और गुरुजी थे। होटल के मालिक को पता लगा जी गुरुजी आए हैं, तो भागा भागा आ गया, बोला जी मेरे बच्चे की पत्री देख लो।
तो उन्होंने कहा कि मैं पत्री नहीं देख रहा हूँ। बोले सर आप जो फीस बोलो वो दे दो। व्यापारी आदमी ना, तो व्यापारी आदमी फीस की बात करेगा। बोले जो फीस दोगे वो आपको दे दूँ। बोला फीस की बात नहीं है, मैं नहीं देखता। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसने ब्लैंक चेक गुरुजी के सामने रख दिया। बोले गुरुजी आश्रम के नाम पे जो आपने फिगर भरनी हो वो फिगर भर लेना, बट मेरे बच्चे की एक बार पत्री देखो। इसे कहते हैं धर्म और नियम। नहीं देखूंगा मतलब नहीं देखूंगा। ये क्या बात हुई जिसने 31,000, 51,000, 1.25 लाख, 2.5 लाख दे दी, उसकी पत्री देख दी, जो गरीब आदमी आया जिसकी जरूरत है, परेशानी में है, उसकी पत्री नहीं देखी। और जिसको वो परेशानी में देखते थे ना, उनको पता लग जाता है, वो खड़े खड़े ऐसे बोल देते हैं क्या कर रहा है, ये कर दिया। सामने वाले ने पूछा भी नहीं। हम लोगों के साथ ऐसे ही होता था। तो संगत में बैठे होते थे तो बोल देते थे जरा ये काम एक कर लियो बेटा। अच्छा गुरु जी, हम नहीं पूछते थे क्यों गुरु जी, क्या दोष है, क्या उपाय बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, जबकि सबसे ज्यादा उनके सामने बोलने वालों में मैं होता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। 100 बार में एक बार हिम्मत जुटा के पूछना पड़ता था उनसे। लेकिन बस क्या बताऊं, उन्हीं का है जो कुछ दिया हुआ। तो सर इसी से जुड़ा एक सवाल था कि अच्छे गुरु भी कैसे मिलते हैं, मतलब वो भी देखा जा अपनी सकता है पत्री सर? में बृहस्पति अच्छा करो। जितना आपकी पत्री में बृहस्पति अच्छा होगा, आपको गुरु उतना अच्छा मिलेगा। बृहस्पति खराब होगा, गुरु अच्छा मिलेगा। तो सर उसको अच्छा करने का क्या है कोई? रोज मंदिर जाओ, गुरु अच्छा हो जाएगा। जिस गुरु की जितनी लातें पड़ती है ना, उतना ही शिष्य मजबूत होता है। अच्छे गुरु का मिलना, एक चीज से कंफर्म कर लो कि आपके गुरु ने आपको डांटा या नहीं डांटा। अगर उन्होंने डांटा है तो आप धन्य हो। और आज का जमाना ऐसा हो गया है कि जरा सा किसी को क्लास में कुछ कह दे तो मुंह सुझा के निकल जाता है। सच है ये, मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया। हो जाता है, हर तरह के लोग आते हैं। हम तो तरसते हैं गुरु जी कब हमें डांटेंगे। वो सपने में एक बार क्या हुआ, मैंने आश्रम के लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया, दे दिया। तो मन में एक भाव आया कि यार मैंने बड़े पैसे इकट्ठे करके दे दिए। होता है ना, आपको थोड़ा सा प्राउड फील होता है, एंड यू वांट समबडी टू रिकॉग्नाइज यू कि आपने इतना अच्छा काम आश्रम के लिए किया है, दैट टू व्हेन द आश्रम नीड्स द मोस्ट। करा, दे दिया। रात को सपने में गुरुजी आए, दरवाजा खोला मैंने, सामने खड़े थे। मैं तो इमोशनल हो गया, भाव विभोर हो गया, रोने लग गया। गुरुजी मेरे घर आए, गुरुजी मेरे घर आए, एकदम इमोशनल हो गया। आज भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें भीगी हुई है इसमें बिल्कुल। और वो मुझे घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। मैं अपने ही डिस्टर्बेंस में हूँ, एक तरह की उथल पुथल मची हुई है। गुरुजी घर आए हैं और वो मुझे घूरे जा रहे हैं। जैसे ही मेरी नजर पड़ी कि अरे गुरुजी तो घूर रहे हैं, मुझे कुछ गलती हुई है मुझसे, तो एकदम से रियलाइजेशन हुआ कि हो गया, गलती हो गई मुझसे। और जैसे ही मैंने रियलाइज किया, हो गायब हो गए। जब बृहस्पति बहुत अच्छा होता है ना, तब ये होता है। आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करने, आपको डांटने, आपको बताने, आपको समझाने, आपके सपनों में आना शुरू हो जाते हैं। कई बार हुआ ऐसा। तो मैं उनसे पूछता था क्योंकि आप आए थे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। वो उसको हाईलाइट नहीं करते थे 4 लोगों के बीच में बैठ के, हाँ मैं आया था, मैंने तुम्हें। आजकल तो ये हो गया ड्रामा, अगर एक बार कोई चेला कह देना गुरुजी आप मेरे सपने, मैं सबके सपनों में जाता हूँ, मैं आऊंगा तेरे सपने में, मैं तेरी मदद करूंगा, तू मुझे चेला बन जा, मेरा गुरु मान ले मेरा, मैं तेरे सपने में आऊंगा। आजकल ये ड्रामा होने लग गया, क्योंकि होना उल्टा चाहिए। जो गुरु सपने में आता है वो कहता कभी नहीं,
कि मैं तेरे सपने में आऊंगा और ठीक है, वो अपने आप आते हैं और कर जाते हैं जो करना होता है। आजकल के जमाने में गुरुओं के साथ रिश्ता थोड़ा अलग ढंग का हो गया। तो सर इज ही स्टिल अलाइव? हाँ बिल्कुल है। कौन है सर? ये मत पूछो, ये मेरा उनका निजी रिश्ता है, आप लोगों के साथ वो चीज बांटने के लिए नहीं है, किसी को नहीं बताया। सर इससे जुड़ा एक चीज और, बस मैं लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाह रहा था जानकारी के लिए, कि गुरु को अगर स्ट्रॉन्ग करना है मान लीजिए, तो एक तो होता है कि दान पुण्य करें, धार्मिक काम करें, सब लोग कहते हैं कि ऐसा करने से आपका गुरु भी अच्छा रहेगा, जो मैंने अभी तक सुना है जितनी लिमिटेड नॉलेज में। तो वो सर सिर्फ दान पुण्य ही सर एकमात्र तरीका है नहीं, अच्छे दान भाव से? दान करने से कोई उसका डायरेक्टली ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको अपना बृहस्पति अच्छा करना है, प्रैक्टिकली अगर एक तरीका यूज करें रेमेडी के तौर पे, तो रोज मंदिर जाना शुरू कर दो, गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो, अपने रिलीजियस प्लेस पे जाना शुरू कर दो। धीरे धीरे बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा, चाहे कितना ही खराब हो। आप देखोगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिव जी पे जल चढ़ाते हैं या कुछ और करते हैं, जो भी उन्होंने एक नियम पकड़ा हुआ हो। आप देखना उनकी पत्री में जो योग नहीं भी होंगे ना, वो जिंदगी में उसका भी वो अचीवमेंट होगा। उनका पत्री में नहीं होगा, लेकिन उनकी लाइफ में वो अचीवमेंट्स होंगी। लगातार मंदिर जाते 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 आपका बृहस्पति अपने आप इतना अच्छा हो जाता है कि आपकी पत्री में गुरु कितना ही खराब हो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब खराब बृहस्पति होता है ना, तो आदमी मंदिर जा नहीं पाता। उसको कहो कि जा, तो वो क्या कहेगा, 3 महीने हो गए जाते जाते, आज तक तो कुछ नहीं मिला। ये जो मिला के चक्कर में जाते हैं ना, तो कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि आपने अच्छा नहीं किया, आपने उल्टा और उसको खराब कर दिया। और बृहस्पति ही सब कुछ है। सर बृहस्पति सॉरी बृहस्पति जो है वही सब कुछ है आपकी। बृहस्पति इज द रीजन जिसकी वजह से धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व आकर्षण बल बोलते हैं हिंदी में, है ना, गुरु का आकर्षण, है ना, ग्रेविटी इसको बोलते हैं। वो ग्रेविटी एक्चुअली वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पूरी धरती को बैलेंस बनाती है। जो सोलर सिस्टम है हमारा, उस सोलर सिस्टम में जुपिटर इज द कॉज, जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है विदाउट एनी चेंज। किसी भी प्लैनेट की मूवमेंट का ना टाइम चेंज होता है, ना स्पीड चेंज होती है, कुछ नहीं चेंज होता। हम लोग कहते हैं प्लैनेट वक्री हो गया, असल में कभी वक्री होता ही नहीं। वो कंडीशनल एक इक्वेशन है, उसको वक्री बोल देते, क्योंकि तो प्लैनेट कभी उल्टा नहीं घूमता। सर जैसे आजकल नहीं जा पा रहे हैं कोविड के तो चक्कर में, जितने भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बिकॉज ऑफ जुपिटर है, तो आपकी जिंदगी का भी जो सारा संतुलन है ना, मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का जो भी ये संतुलन है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर। जिसका जुपिटर खराब है, मैं अपनी क्लास में ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, आज तक बोल, जिसका जुपिटर खराब है उसको कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। आप कर लो, कोई सी भी रेमेडी कर लो, कभी काम नहीं करेगी। पहली बात तो जुपिटर खराब वाला रेमेडी की तरफ जाएगा ही। जुपिटर खराब है का मतलब क्या हुआ, वो गुरु को गाली देगा, सिंपल है। पंडित के पास जाएगा, माँ ने बोला है जा बेटा पत्री दिखा ले, तेरे हालात खराब चल रहे हैं, बेटा जाएगा पत्री दिखाएगा पंडित को, वापस आएगा माँ को कहेगा माँ पंडित के पास भेजा, ठग के पास भेजा। जुपिटर खराब है, वो ऐसे ही बोलेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका जुपिटर कभी ठीक नहीं होगा। अपने गुरु के अंदर खोट निकालने से, उनको गाली देने से, उनके बारे में कुछ बुरा सोचने से आपकी जिंदगी खराब होगी, गुरु की नहीं होगी। गुरु का क्या बिगाड़ लोगे, वो तो गुरु है। तो जो बच्चे अपने टीचर में बुराइयां ढूंढते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में ही ये परंपरा है
कि गुरु शिष्य में वार्तालाप जितना चाहो उतना कर लो, कोई मना नहीं है। हिंदू धर्म मैं इसीलिए बहुत बार बोलता हूँ कि ये आदेश देने वाला नहीं। बहुत से धर्म है जैसे वहां पे एक सेट ऑफ रूल बना हुआ है, बोलते हैं ये ऊपर से लिख के आया, बस इसको फॉलो करो। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात है, ऐसे ही होता है ना ज्यादातर। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पे भगवान कृष्ण खुद सामने खड़े होके अर्जुन को कुछ बोलते हैं, और अर्जुन है कि सवाल पे सवाल किए जा रहा है, जानते हुए कि वो कृष्ण से पूछता है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। भगवान से भी प्रश्न करने की इजाजत है इस धर्म में, और भगवान बुरा नहीं मानते, जवाब देते। और उन्होंने जवाब दिया और हमें भगवत गीता मिली। सारा संवाद है वो, गुरु शिष्य का परंपरागत जो है उसी का वो निचोड़ है सारा। वहां पे कृष्ण गुरु थे और अर्जुन शिष्य था, शिष्य गुरु के बीच का संवाद ही तो है। तो गुरु शिष्य परंपरा में क्वेश्चन पूछना मना नहीं है, जितना मर्जी है उतना पूछो, लेकिन जो गुरु का मान है, अगर उसके लिए आपके मन में कुछ आ रहा है, मन में कुछ आ रहा है, सामने से बोला नहीं बोला, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका रिपोर्टर खराब हो रहा है, बी रेडी। अब नुकसान आपका होने वाला है, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान का क्या बिगड़ेगा? भगवान कृष्ण का कोई क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ ही नहीं सकते। अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिसका बृहस्पति खराब, उसको तो ना गुरु मिला ना गोविंद मिला, तो किसी के ना लागे पाए। तो आजकल जुपिटर खराब हो तो किसी का ना लागे पाए। हाँ जी सर, आजकल जैसे मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, फिर देखो, अब ये तो कंडीशनल है, चलो आजकल नहीं जा पा रहे हो, है ना। मंदिर जो लोग जाते भी हैं वो क्या सारे धर्मात्मा हैं? आपके अंदर बृहस्पति की क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। द पॉइंट इज दिस, आप लगातार एक लंबे समय तक मंदिर जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, आप में बृहस्पति की क्वालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अगर 20 साल से 10 साल से मंदिर जा रहे हो और बृहस्पति की क्वालिटी नहीं डेवलप हुई, तो मंदिर जाने का कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा। ये प्रैक्टिकल चीज है, यहाँ सिर्फ जाना आना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पे कोई चेंजेस आए क्या? नहीं आए। पर हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, विलन बैठा हुआ माला फेर रहा होता और अपने गुंडे को कहता है मारा उसको कि नहीं मारा। ऐसी माला फेरने का कोई फायदा नहीं। जितने भी हिंदी फिल्मों में तगड़े वाले विलन दिखाते हैं, उनको पूजा करते दिखाते, तो क्या इंप्रेशन आता है? नहीं, क्या गुंडा है और पूजा कर रहा है। ऐसी पूजा का कोई लाभ थोड़ी है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? सर, सालों से जैसे मंदिर जा रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमने क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो हमने ये गुरु की शिक्षा लेनी शुरू कर। हाँ, गुरु तो एक्टर है ना, ये कनेक्शन बन गया हमारा। बिल्कुल, सीखना ही गुरु है। आप अगर किसी से कुछ भी सीख रहे हो, जरूरी नहीं कि क्लास में, जिंदगी में सीखने वाले बनो। जब मौका मिले, छोटे से बड़े से किसी से भी कुछ सीखो। जब सीखोगे तो गुरु एक्टिव है, पॉजिटिव है। मेरा एक क्वेश्चन है जी। कल आपने बोला था कि हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे प्लैनेट है, वो उसमें होता है कि बंदा घर छोड़ के चला जाता है। मेरा चल रहा है टाइम, मैं जा नहीं पा रहा, पता है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम। मेरा चल रहा है, जा नहीं पा रहा। अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा है। हाँ सर, वो तो अच्छा है, लेकिन मेरा तो जाने का टाइम है, मैं जा नहीं पा रहा। मैं पिछले 3 महीने से बहुत परेशान हूँ। लॉकडाउन की वजह से? नहीं सर, लॉकडाउन की वजह से क्या, घर गृहस्थी जिम्मेदारियां हैं, कैसे चले जाएं छोड़ के, मजबूरी है ना। आप तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, आप मीडिया के जरिए तो हमारे घर बैठे हुए हो हर शाम को। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, सपना जी का क्वेश्चन आंसर जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, कैसे? बता दूंगा सपना जी, बता दूंगा, आप ही रहने दो, बता दूंगा, प्रॉमिस है, मैं आपको बता दूंगा, इतनी टेंशन नहीं है। ओके। तो मुझे पता है अभी एग्जीक्यूट होगा भी नहीं। योग होने से भी क्या होता है, जब वो एग्जीक्यूशन का समय नहीं आया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहते हैं अगर गृहस्थ का धर्म पूरा नहीं किया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी।
नहीं, अभी मोक्ष मेरा बहुत दूर है, मैं पृथ्वी तत्व में जी रहा हूँ अभी, मेरा मोक्ष कहाँ है अभी, अभी तो बहुत दूर है। अभी तो पृथ्वी में जी रहा हूँ, फिर वायु में आऊंगा, फिर जल में आऊंगा, वही तो मोक्ष बहुत दूर है। अभी कहाँ मोक्ष लगता है, इतने अच्छे कर्म कहाँ हो गए हमारे जो मोक्ष मिल जाएगा। चलिए, और कोई सवाल? सर एक पूछ लूं का क्वेश्चन सर, इससे हाँ, पूछो। क्लास से वैलिड नहीं है सर। कहीं से भी पूछो सर, ये फ्री टाइम है हमारा, कुछ भी पूछ लो, थैंक यू सब चीजों का सर। आंसर कल आपने कहा था कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है 21 में रिगार्डिंग इंडिया को लेके सर, थोड़ा उस पर ब्रीफ कर दो सर। कल से बहुत दिमाग घूम रहा है उस चक्कर में कि आपने एक लाइन तो बोल दी लेकिन उसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है वो नहीं बताया आपने। सर ने वही नहीं किया सर, है ना कि एक छुप बता दिया लाइन, अब आप ढूंढते रहो। हमारे गुरुजी भी ऐसे ही बोलते थे, आज भी वैसे ही बोलते हैं, मतलब एक लाइन बोल के छोड़ देते, जा तो अपने आप रिसर्च करता रहे। हम लग जाते थे, ये ग्रह यहाँ पे, ये ग्रह यहाँ पे, ये ग्रह यहाँ पे, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, क्या सर होगा। लेकिन हम तो नेक्स्ट क्लास की वेट करते हैं ना आपसे पूछने के लिए, थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर देखो, दो सर। अभी मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि भारत की जो पृथ्वी है उसका लगन टॉरस का है, 2 नंबर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, और वहां से राहु ट्रांजिट कर रहा है, अभी 8 महीने और वो वहां पे रहेगा। ये 8 महीने हलचल के हैं, परेशानियों के हैं। ग्रहण लगा हुआ ना, भारत की पृथ्वी है, ऊपर राहु बैठा हुआ है, तो ग्रहण पूरे देश पे लग गया। ठीक और सबसे ज्यादा जो ग्रहण का असर होता है वो सूर्य पे होता है। ठीक है, आप सूर्य क्या है, भारत की सरकार है, आप देख लो सरकार की कितनी बदनामी बेइज्जती हो रही है इस समय। नो डाउट्स। तो सूर्य पीड़ित हो जाता है, जब भी लगन में ग्रहण लगता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। तो सूर्य की हालत इस समय बहुत खराब है, वो चाहते हुए भी शायद कुछ कर नहीं पाएगा, अभी नहीं होगा कुछ। दुर्भाग्य ये है कि भारत की पृथ्वी में राहु ने ग्रहण लगा रखा है, मोदी जी की पृथ्वी में केतु ने ग्रहण लगा रखा है उनके लगन में। उनका भी हार्डशिप चल रहा है सर इस वक्त, उनका बहुत हार्डशिप चल रहा है, अभी वो कुछ भी कर ले उनसे होगा नहीं। करेक्ट। और एक बात बताता हूँ, अभी मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। कल की जो क्लास थी उसमें बोला था कि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब रहेगा। आज एक नए तूफान की प्रेडिक्शन हो गई है कि एक नया कोई तूफान, क्या नाम है उसका, यश है कि यास है, कुछ ऐसे कुछ नाम है उसका। वो दूसरा आज ही आया ना, और ये चलता रहेगा, कोई ना कोई तूफान, कोई ना कोई ग्लेशियर, ये सब अभी चलता रहेगा। प्रकृति भी नाराज है हमसे, बहुत बदतमीजी की है हमने प्रकृति के साथ, तो प्रकृति भी नाराज है। 125 किलोमीटर बड़ा ग्लेशियर अलग हो गया सर। कब न्यूज आई? ये 3-4 दिन पहले आई थी। 125 किलोमीटर लंबा। ये सब होगा, अभी ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, अभी और बहुत बुरे हालात होंगे। बैंक का भी आप बोल रहे थे? फाइनेंशियल सेक्टर तो डूब जाएगा बहुत बुरी तरीके से, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर। कोई दो बड़े बैंक में पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, 2 बड़े बैंक डूबने ही डूबने। सर अभी क्रिप्टो करेंसी का जो बिटकॉइन 42 लाख समथिंग ऊपर था, आज वो 2 दिन पहले 21 हो गया। और अभी थोड़ा सा फिर ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर मार्केट डाउन हो गई। देखना ये सब गिरेगा। आज जो रुपया हमारा 74 रुपए पे है डॉलर के कंपैरिजन में, ईश्वर ना करे जो मैं बोल रहा हूँ वो हो, तो हो सकता है रुपया आपको 90 रुपए में भी मिले नहीं। और अगर 90 रुपए ये हो जाएगा तो सोना अपने आप 65,000 हो जाएगा। अगले साल सोना 60,000 से ऊपर मिलेगा। गोल्ड में ग्रोथ है, गोल्ड में ग्रोथ है, बिल्कुल है। सोना आपको 65,000 रुपए के ऊपर ही मिलेगा 2022 में। पता नहीं सर, एक चीज और है, राजनीति से संन्यास का कुछ क्या आपको लगता है? मैं तो हूँ नहीं राजनीति में, मैं कैसे संन्यास लूं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिनको आप समझ रहे हो, वो उनकी बात कर रहा हूँ। राजनीति से संन्यास कुछ दिख रहा है सर? मैं बता तो रहा हूँ, आया तो हुआ है केतु, अंदर से तो यही हालात है। लेकिन वही हो जाता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़े देश की, इतनी सारी चीजों की है, तो जाए भी तो आदमी कैसे जाए भाई। अब उनको विदा तो होना पड़ेगा, कैसे होंगे पता नहीं। ये केतु है, छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, मतलब ही। एक बात मैं बोलूं,
बोलो केतु कहाँ आया हुआ सर? आप वृश्चिक राशि में लगन पे आया था। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन, बट somewhere what I have been observing the PM from very long time, जब से वो आए हैं, he is, उनके पीछे बहुत जबरदस्त कोई एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस दे रहा है. He has been doing super duper remedies जो चुटकी में पासा पलटता है. एक बात बोलो, You remember I and Rajiv Bhai, we had a talk a long time ago जब बनारस में उन्होंने हेल्पर्स के चरण धोए थे. It was a very जबरदस्त रेमेडी, एंड वो रेमेडी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में उतारी है बहुत बार जब से उनको. देखो जी, आज के टाइम में वो देश का क्राउन है. हाँ, there is आज के टाइम में he is the crown of the country. आप So समझ, God must protect him. है तो होती है चीजें, बट कोई वो डिस्क्लोज नहीं है. देयर इज सम वेरी सुपर टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स गाइडिंग हिम. और ऐसा है, उड़ा जैसे होता है ना, एक चील आई और उठा के ले गई आपको और फिर नॉर्मल हो गया. ऐसा है. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ. When you have good time, you do remedy by your own without even telling somebody. वो आप अपने आप करते हो. हम बहुत सी रेमेडीज अपने आप करते हैं. मैंने बहुत बार लोगों को बोला कि आपके साथ ऐसा होगा, वो बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ. मेरे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई रेमेडी अपनी डेली लाइफ में कर रहा होगा. तो डेली लाइफ में कौन सी रेमेडीज अननोइंगली कोई कर सकता है, उसका एक फ्रेमवर्क है मेरे पास. ठीक है, भाई हाउस वाइफ है तो कुछ ऐसा वैसा कुछ करती होगी. ठीक है, प्रोफेशनल है कोई तो वो ऐसा ऐसा कुछ उसका एक्टिविटीज हो सकती है. एक वो एक्सपीरियंस से ना आपको एक फ्रेम मिल जाता है कि इस फ्रेम के बीच में कुछ ना कुछ जरूर होगा. तो मैंने जब उनको थोड़ा सा खंगालना शुरू किया, क्योंकि मेरी आदत है खोदने की, जब मैंने खोदना शुरू किया तो पता लगा वो रेमेडी तो कर रहे थे इवन विदाउट टेलिंग समबडी, अनजाने. ठीक है, जब अच्छा समय होता है ना तो ये भी कुदरत अपने आप कराता है. और हमारे जैसे जो लोग हैं वो एनालाइज कर करके बताते रहते हैं, देखो ये किया तो ये बड़ी अच्छे काम की, ये किया तो बहुत अच्छी काम की. जो कर रहा है उससे पूछो, वो कहेगा भाई मैं अपने मन की कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने नहीं एडवाइस किया, मेरे को किसी ने नहीं बताया, मुझे नहीं पता उनके पीछे कोई है कि नहीं, तो वो बात नहीं कर रहा. लेकिन ये होता है. जैसे आपने डीएनए में बताया ना कि आपको डिवाइन हेल्प, कितने प्लैनेट्स की पोजीशन आपने हमें समझाई कि जिसमें आपका रॉन्ग होते होते भी आपको ऐसी डिवाइन हेल्प मिलेगी, वही जैसे कि चील उठा के झटके में उड़ा के ले गई. बच गए. लेकिन मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, अब आपने कही है तो मैं बता दूं. मतलब हम सोच ही नहीं सकते. अगर वो पता भी चल जाता तो आई थिंक हमारे फियर ही हमको मार देता. चाहे हम दिल्ली में बैठे हैं, बट द फियर ऑफ देयर वुड बी समथिंग रॉन्ग ऑन द रोड. इतना फियर बिठा रखा था प्रीवियस पार्टीज ने कि यहाँ पे हाथ लगाया तो बम फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कश्मीर जल जाएगा. उसने सब कुछ कितने बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया और एक आदमी नहीं मरा, एक गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ. एंड द रेमेडी इज ओवर. ये उस बंदे की कैपेबिलिटी है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन सिनेरियो बदलता है. आज सिनेरियो कुछ और है, आज नहीं हो पा रहा. बिल्कुल आज नहीं हो पा रहा. आज नहीं हो पा रहा. मैं बीच बीच में ना पाकिस्तान न्यूज भी देखती हूँ. यूजुअली आई डोंट वॉच इवन न्यूज इन 24 आवर्स वंस, जब तक कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि ग्लेशियर फटा तो मुझे चुल मचेगी, फिर मैं जरूर देखूंगी. हाँ, मैंने भी सुना नहीं. आजकल मैं भी न्यूज कम देखता हूँ. अभी मैं अवॉइड करती हूँ बहुत टाइम से. बट पाकिस्तान न्यूज बीच बीच में देखने के बाद व्हेन यू लुक एट देयर डिबेट सेक्शन एंड देयर न्यूज, उस टाइम पे जरूर फील हो जाता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर कंट्री हैज अ वेरी डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वो ऐसे बात करते हैं राजीव भैया अपने न्यूज चैनल्स पे डिबेट सेक्शंस में, जैसे पता नहीं कांग्रेस और वो तो उनका एक घर तो वही है कराची में, जैसे ऐसे लेवल पे बात होती है. लाइक कि हाउ मच दिस कैलकाटा सेक्टर एंड दिस गांधी फैमिली इज बीन कनेक्टेड विद देम कहीं ना कहीं. अब जो उधर हुआ, मैं पर्सनली नहीं जाता किसी पे. मेरे लिए तो सभी बराबर हैं और सिंपल सी बात है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड गॉड मस्ट सेव हिम.
कि आपकी कंट्री को जैसे कहीं मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ये लोग इतने मिले हुए होते हैं ये लोग, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह अपनी कंट्री को मेरी कंट्री करते रहते हैं, और टॉप नॉच जो ऊपर बैठे हैं वो तो कुछ और ही क्रिकेट खेल रहे हैं ऊपर। उनको वो यही तो होता रहा है पिछले इतने साल, यही तो होता रहा है। कश्मीर इशू क्यों जिंदा रहा? इसीलिए तो रहा। खत्म हो गया ना इशू, कर दिया ना अगले ने खत्म, चुटकियों में निपटा दिया, बिना गोली बिना बंदूक। सर जो पिक्चर्स में स्टोरी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं तो थीम लाइन उठाई होती है ना इन लोगों ने भी। चलो जी, पॉलिटिकल डिबेट तो कर मेरा सर आपने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बताया कि फाइनेंशियल मार्केट इधर भी क्रैश करेगी, एंड व्हाट अबाउट दैट कोरोना? इंडिया में जरूर क्रैश करेगी। पार्टनरशिप इन दिनों बहुत ज्यादा टूटेंगी। बहुत सी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करोगे तो कंट्रीज की जो अलाइनमेंट है, इस कंट्री की इसके साथ, इस कंट्री के, वो सारी रीअलाइनमेंट होगी अगले कुछ सालों में। आप उसको सब कुछ रीअलाइन होता हुआ देखोगे, चेंजेस आने के चांसेस है उस बात में। अभी हमें लगता है कि ये कंट्री इसकी दोस्त है, बाद में पता लगेगा इसका जो दुश्मन था उसके साथ दोस्ती हो गई। अलाइनमेंट होती है ना, रीअलाइनमेंट। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। और ऑलमोस्ट हर कंट्री में अगले 1-1.5 साल में जहां रह गया है वहां पे जो रूलिंग अथॉरिटीज है ना, जैसे आपके यहाँ यूएस में जो होता है वो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन है ना, ऐसा होता है ना, तो दोनों एंटी हैं एक दूसरे। पिछले 1.5 साल से 1 साल से देख लो और अगले 1-1.5 साल तक देखते रहना, जितनी कंट्रीज हैं उन सब में निजाम बदल जाएगा। अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए कि डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन हैं, तो जहां पे डेमोक्रेट्स थे वहां रिपब्लिकन आ जाएंगे, जहां रिपब्लिकन है वहां डेमोक्रेट्स आ जाएंगे। कंट्री टू कंट्री मतलब टर्म जो भी हो उनकी, लेकिन एक अलग नई जो सोच है या जो एंटी सोच है जो अभी एग्जिस्टिंग है, उससे ऑपोजिशन वाली जो सोच है वो सत्ता में आएगी। और ये पूरा जो टेन्योर है ये आपका मान के चलो कि अभी 3-3.5 साल हो रहे हैं। अगले 3-3.5 साल में ग्लोबली सारा सिनेरियो चेंज होगा। सर आपने बाउंड्रीज का भी कुछ बोला था, वो क्या था कि बाउंड्रीज में भी कुछ चेंजेस आएंगी? वो तो थर्ड हाउस जब पीड़ित होता है तो बाउंड्रीज में चेंजेस आते ही है ना। अब चाइना हमारे इतने अंदर घुस गया तो बाउंड्री तो चेंज हो ही गई हमारी, मीडिया में कोई माने ना माने, लेकिन वो हो गया। और सर बहुत टेंशन भी है सर चाइना बॉर्डर पे, मेरा भाई है वहाँ पे स्टेट। अभी पर्सनल से कुछ न्यूज आई थी शायद कि वहाँ पे दोबारा से एस्केलेशन शुरू हो गया कुछ, तो अभी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। मंगल जैसे ही आएगा वहाँ पे, मेरे ख्याल से 6 तारीख को आ रहा है या 4 तारीख को आ रहा है, तो एस्केलेशन भी कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट्स? अगर एक नॉर्मल लेमैन सोचे, व्हाट यू वुड से, प्रॉपर्टी और गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड इज द ओनली इन्वेस्टमेंट लेफ्ट विद अस। नॉट इवन प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी में भी बहुत कुछ उठापटक होनी है। तो वेट एंड वॉच गोल्ड एटीट्यूड होना चाहिए प्रॉपर्टी की तरफ हमारा। इस समय सिर्फ गोल्ड ही आगे भागता दिख रहा है मुझे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट क्रैश होगी। जब भी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश होती है तो सारा पैसा गोल्ड में पार्क हो जाता है। हो सकता है 65-70 जाने के बाद वो वापस 55 पे आ जाए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार 65-70 टच करेगा। सर वैसे भी आने वाले वक्त में मंगल पीड़ित हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी अपना भी सैटर्न देख रहा है, तो प्रॉपर्टी तो माइनस होगी, मींस उसमें इंक्रीमेंट नजर नहीं आता। मैं कह तो रहा हूँ अभी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं देखा। इसका मतलब हुआ कि हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी, वेट करनी चाहिए, वेट एंड वॉच। नहीं, गोल्ड खरीद लो, गोल्ड तो ले लो, बट प्रॉपर्टी नहीं। अभी प्रॉपर्टी गोल्ड खरीद लो, 48,000 रुपए में भी गोल्ड सस्ता है आज के टाइम। हाँ बहुत सस्ता है। जैसे गुड़गांव का बहुत ही हाइपर किया हुआ है ना गुड़गांव को, कि भाई प्रॉपर्टी आप बात करो तो वो तो अरे जी आप पहले आते। नहीं, गुड़गांव में पता नहीं व्हाट इट इज, आई फील इट इज अ लाई।
जया, गुड़गांव में एक और चीज सुनी है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोला है, हरियाणा की गवर्नमेंट में, कि वहाँ का हर बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए आप वहाँ पे रखो, और सुना वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां अपना सब प्रोजेक्ट लेके जा रही हैं, वो वहाँ से छोड़ रही हैं, इसलिए गुड़गांव बैक टू पेविलियन वापस आने वाला है। बट वो फेक तो क्रिएट किया जाए मैम, आई थिंक यू आर राइट। मतलब ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ गवर्नमेंट की हरियाणा में गलत पॉलिसीज की वजह से गुड़गांव में हलचल हो गई है सर, हो गई है। और वो सब नोएडा शिफ्ट होने के लिए है। इवन एप्पल का देख लीजिए, IBM का देख लीजिए, वो नोएडा की तरफ रुख ले लिया उन्होंने। ऐसा ये जो सपना तुमने बात बोली, ये मुझे बात पिछले साल किसी कजन ने ही बोली थी। दे शिफ्टेड फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड़गांव के फिर से प्रॉपर्टी का वो आ जाएगा, इसलिए वेट करो, ओल्ड में पैसा लगाओ। चलिए जी, आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफी है, मैंने भी डिनर नहीं किया अभी तक। ओके, या शुभ रात्रि टू ऑल। चलो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आखिरी में हमारा शायद थोड़ा सा वो ज्यादा पॉलिटिकल हो गया सर, उसका लाइटर नोट, बट बहुत बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, घर में कितनी बातें कर लेंगे, इंफॉर्मेटिव आल्सो। और सर हम सब लोग कलेक्टिवली हम सब दुआ कर रहे हैं सर, ये तो बात पक्की है कम से कम कि सब। सर एक और चीज, प्रे फॉर योर ब्रदर आल्सो, he should be safe and sound. Thank you so much ma'am, it's actually a very risky situation, he doesn't even tell us, but it's in a very extreme situation. Even your face expression changed at that time, Rajiv. Guruji really bless him health. We all will pray with. सर एक चीज और पूछनी थी, अभी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे सबका फोटोग्राफ आता है आपके सामने, जो सब कैमरे में दिखते हैं और उनके साथ में जो चीजें हैं, तो उनसे उनके हाव भाव और पीछे का चीजें पता चल जाती हैं सर, am I right? सब पता लग जाता है। ठीक है, मुझे था कि मैंने एक बार कंफर्म कर लूं आपसे। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, भैया को एक हाई चेयर पे बिठाना है अब मैंने। नहीं कहीं नहीं बैठना, मैं जमीन पे ही। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब जरूरत नहीं हो ना तो इन चीजों को देखना नहीं चाहिए। लेकिन ऑटोमेटिकली अगर दिखे तो क्या करें? ये प्रॉब्लम है, तो ये अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। And this will lead you in a very dangerous situation. यही तो, ये सबसे बेकार की बात है, उसको कैसे कम किया जाए? मुझे जब जो देखना है मैं तभी वो देखूं और मुझे वो तभी दिखाई दे, अदरवाइज वो नहीं दिखाई दे, ये होना चाहिए। कल किसी ने अपना कुछ पूछा था तो मैंने उनका फेस देख के कुछ बोला था। किसकी तो बात की? स्नेहा तो मैंने पूछा था, वो मैंने तो जब इन्होंने कोई बात बोली तो मैंने इनका फेस देखा सिर्फ, अदरवाइज मैं सबका फेस थोड़ी देखता रहता। इफ आई वांट टू वॉच, इफ आई वांट टू नो, दिख जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन क्यों देखना? ये कंट्रोल बहुत जरूरी है और ये कंट्रोल हमारे गुरुजी ने सिखाया है। तो वही तो चाहिए सर, वही तो सीखना, कंट्रोल ये वहां से सीखा था उनसे। हमें कंट्रोल सीखना है कि if somebody is anxious या hurt ना, मेरे हार्ट चक्र में पेन होने लगता है। वो क्या करती हूँ मैं कि किसी को दुख हो गया, कुछ हो गया, स्ट्रेस में आ गया, तो मेरे को आ जाता है वो, मेरे को वो मतलब प्रोटेक्शन रखना है कि मुझे ना हो, किसी को भी हो रहा है अगर मैं उसके सामने। आप हीलिंग करते हो? हाँ जी, हीलिंग करते हो आप? मैं हीलिंग नहीं करती, मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, जो आजकल नहीं कर रही हूँ, और एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मोस्टली टैरो कर रही हूँ। आ गया समझ में आ गया, वहीं से आया है। आजकल काम ही नहीं आ रहा है ना सर, तो सब बंद है। पता नहीं, मेरी लाइफ ऐसे ही चलती है, अप एंड डाउन। कभी तो बहुत लोग आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। टैरो की फीस लेते हो नहीं लेते? हाँ जी, टैरो में फीस लेते हो नहीं लेते हो? नहीं, मैं फीस लेती हूँ, एक्चुअली लेती हूँ, और मैं एस्ट्रो योगी पे करती हूँ ऑनलाइन। सो उसमें के हिसाब से होता है। वहाँ काम आजकल आ नहीं रहा, तो मैंने बंद किया हुआ है। और बाकी जो पर्सनल लेवल पे भी आई टेक फीस 1100 रुपीज फॉर हाफ एन आवर आई टेक फॉर रीडिंग। अभी तो इतना ही रखा हुआ है, मतलब ठीक है। चलिए इस बारे में कभी फिर एक बार डिटेल से बात करेंगे, आज बहुत देर हुई। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक मुझे देख लेते हो आप लोग। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट गुड नाइट एवरीबॉडी।